हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रिपीटर्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब उनको चीजें आती हैं, क्वेश्चंस उनको आते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में वो उन सवालों को नहीं बना पाते और इसी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि आप एग्जाम देकर आओ या कोई मॉक देकर आओ, तो जब आंसर की में देखो तो आपको ये फील होता है कि यार इस पेपर में मैं और अच्छा कर सकता था। मैं 5 से 10 मार्क्स इस पेपर में और ज़्यादा लेकर आ सकता था। क्यों? क्योंकि जो गलतियाँ आपसे हुई या कुछ ऐसे सवाल आपने छोड़ दिए जो कि थे तो आसान, लेकिन उनकी थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज कर दी या फिर उसको थोड़ा-सा चेंज कर दिया और वो आपसे एग्ज़ाम के दौरान या मॉक के दौरान आपसे नहीं बना, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल के बाहर आए या फिर मॉक सबमिट करने के बाद में जब आपने उस क्वेश्चन को दोबारा देखा तो वो आपसे तुरंत बन गया। मतलब आपको वो सवाल आता था, आपके पास में वो नॉलेज थी जो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए थी, लेकिन एग्जाम देते टाइम आपसे वो सवाल नहीं बना। तो इससे ये बात पता चलती है कि एग्जाम हॉल के माहौल में अकेले नॉलेज से काम नहीं चलेगा। मतलब नॉलेज के अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होती हैं। अब वो चीजें क्या होती हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, हम कहाँ गलती कर रहे होते हैं और उन गलतियों के सॉल्यूशन क्या है, तो इन सबको हम इस वीडियो में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट इस वीडियो को एंड तक देखता है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उसको आज बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। हो सकता है उसको ये भी लगे कि उसने इस चीज को कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। तो चलिए, मेरा नाम अनिल यादव है और मैंने इस एसएससी सीजीएल एग्जाम को लगातार 3 बार क्रैक किया है। अब इसमें मैं आगे शुरू करूं उससे पहले जो रिपीटर्स हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। तो सवाल ये है कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया है और आपका उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि यार इस सवाल में 5-6 क्वेश्चन नए पूछे गए थे, तो अगर मैं इन सवालों को या फिर इन टॉपिक्स को पहले पढ़ लेता या फिर इन सवालों की प्रैक्टिस अगर मैं एग्जाम से पहले कर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। या फिर आपको ऐसा फील होता है कि इस एग्जाम में जो सिली मिस्टेक्स मैंने करी अगर वो नहीं करी होती तो मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता। तो मैं ये मानता हूँ कि आप में से सबको यही फील होगा कि अगर सिली मिस्टेक्स मैंने नहीं करी होती ना, तो मेरा इस एग्जाम में पक्का सिलेक्शन हो जाता। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे से मिस्टेक्स होती हैं, वो कितने टाइप की होती है। तो 2 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। एक तो बेसिक मिस्टेक होती है। बेसिक मिस्टेक का मेरा यहाँ से क्या मतलब है कि जैसे आपने कोई मॉक दिया, ठीक है? आपसे कोई सवाल आपसे नहीं बना, तो वो सवाल अगर आपसे किसी कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं बना कि कोई कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो या फिर कोई फ़ॉर्मूला आप भूल गए हो या फिर ये टॉपिक ही आपको अगर नहीं आता है, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास में है कि आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर सकते हैं, फ़ॉर्मूला को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक मिस्टेक्स में आएँगे। मतलब ऐसे मिस्टेक जिनके सॉल्यूशंस हमको पता होते हैं और हम उनके सॉल्यूशंस को अप्लाई भी करते हैं, ठीक है? कि हम यहाँ पे फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करके फिर से मॉक देते हैं, तो ऐसी गलती हमसे नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनके सॉल्यूशंस हम नहीं निकालते हैं, जिनको हम हर मॉक में सेम चीज़ें रिपीट करते रहते हैं। उनको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। अब ये कौन-कौन सी होती हैं? जैसे कि आपने कोई मॉक दिया, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जिनमें आपसे पूछा क्या होता है और आपने जवाब क्या दिया होता है। जैसे आपसे डायमीटर पूछा था क्वेश्चन में, लेकिन आपने रेडियस मार्क कर दिया। आपसे रूट एक्स की वैल्यू पूछी थी, लेकिन आपने क्या मार्क कर दिया? एक्स की वैल्यू को वहाँ पर मार्क कर दिया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस टाइम नहीं हुए, लेकिन जब सॉल्यूशन आपने देखा तो आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन मॉक देते टाइम आपको समझ में नहीं आया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपसे उस टाइम 3-4 मिनट देने के बाद में भी आपसे नहीं होते हैं, लेकिन मॉक देने के बाद में तुरंत हो जाते हैं। देखते ही क्लिक कर जाते हैं कि यार इसको तो ऐसे करना था, लेकिन मैं फालतू में ही इस क्वेश्चन को इस तरीके से करा था। या फिर कुछ क्वेश्चंस में ऐसी भी गड़बड़ियाँ होती हैं कि 13 इंटू 8 104 होना चाहिए, लेकिन हम उसको 91 करके सॉल्व करते रहते हैं और बार-बार जब जैसे एक बार सॉल्यूशन नहीं होता है, हमारा आंसर नहीं आता है, तो दोबारा से हम यही मिस्टेक करते रहते हैं कि हम 91 से सॉल्व कर रहे होते हैं और इस चक्कर में टाइम भी खराब होता है और हम ऑप्शंस भी मार्क करके आ जाते हैं और वहाँ पर वो क्वेश्चन हमारा गलत भी हो जाता है। तो ऐसी गलतियाँ हमसे बहुत बार होती है।
अब देखो गलतियाँ होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियों को जब हम नहीं सुधारते हैं तब वहाँ पर दिक्कत होती है। जैसे मैंने बेसिक मिस्टेक्स में बताया कि बेसिक मिस्टेक्स में हमने क्या करा, हमने गलतियाँ करी लेकिन उन गलतियों को हमने सुधार लिया। तो जब सुधार लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स को हम कभी सुधारते ही नहीं है। क्यों नहीं सुधारते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यार अगर डायमीटर पूछा था और मैंने रेडियस कर दिया तो इसमें मैं क्या सुधारूँ? जैसे 13 इंटू 8 104 होता है, ये मेरे को पता है, लेकिन मैं वहां पर 91 कर रहा हूं, तो इसको मैं कैसे सुधार सकता हूं? या फिर अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं या फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर रहा हूं, तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है? तो ये चीजें हमेशा ऐसी की ऐसी ही रह जाती हैं, हम इन पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब ध्यान हम इन पर नहीं देते हैं तो ये कभी हमारी सुधरती भी नहीं है। और जब ये गलतियां हमसे सुधरती नहीं है तो हम इनको, जब एग्जाम होता है तब भी यही गलतियां हम सेम रिपीट करते हैं और हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। और ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये इतनी बड़ी होती हैं कि इनको सिली मिस्टेक्स नहीं बोलकर ब्लंडर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे कोई सवाल है, ठीक है? आपने ये डायमीटर वाला सवाल था, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये डायमीटर वाला सवाल था, इस क्वेश्चन को आपने पूरा सॉल्व करा, आपने पूरा टाइम दिया, आपने आंसर भी निकाल लिया, लेकिन आपने आंसर क्या मार्क करा? रेडियस का मार्क करा, जबकि आपको डायमीटर लगाना था। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब आपके आने कितने चाहिए थे? आपके आने 3 नंबर चाहिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपने टाइम दिया, आपको आता भी था, आपने सॉल्व भी करा, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन से आपको नंबर कितने मिले? -1। मतलब इस एक चीज ने आपके कितने नंबर लेकर गया? ये 4 नंबर लेकर गया। तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं, इनको ब्लंडर बोला जाता है। और जब आप ऐसे ब्लंडर 2-3 कर देते हैं ना एग्जाम में, तो भैया आप ये खुद से बोलिए कि यार मैं अगर ऐसे ब्लंडर कर दूं तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है? तो ये सारी सिली मिस्टेक्स हमसे होती हैं। अब बात आती है कि इन सिली मिस्टेक्स का रूट कॉज़ क्या है? तो देखो इनका रूट कॉज़ है हमारी अप्रोच। और हमारी अप्रोच कैसी है? हमारी अप्रोच है मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच। अब ये क्या होती है? अब देखो जैसे हम कोई मॉक देना शुरू करते हैं, ठीक है? तो मॉक देना शुरू करते हैं तो उससे पहले, जैसे हम मॉक देना शुरू करें उससे पहले हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है, वो क्या आती है? वो ये आती है कि इस मॉक में मेरे को अच्छा स्कोर करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, क्योंकि क्रिकेट को सब लगभग सब जानते हैं। इसमें जैसे मान लेते हैं कि विराट कोहली है, ठीक है? अब देखो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली हमेशा फॉर्म में हो, कभी-कभी आउट ऑफ फॉर्म भी होता है। और जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो वो क्या करता है कि अपनी गलतियों, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म क्यों है? क्योंकि उससे कुछ गलतियाँ हो रही है, ठीक है? अब वो गलतियों को सुधारने के लिए कहाँ जाता है? वो जाता है नेट्स में। नेट्स का मतलब हो गया कि ये लोग यहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस होती है, फिर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नेट्स में जाते हैं, वहाँ पर उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो विराट कोहली क्या करता है कि अपनी गलतियों को यहाँ पर सुधारता है। और जैसे-जैसे उन अपनी गलतियों पे काम करता है, वैसे-वैसे उसकी गलती जो है सुधरती जाती है और उसको खुद को कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ, अब मेरी गलतियाँ दूर हो गई है, अब मैं परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। तो वो कहाँ परफ़ॉर्म करते हैं? मैच के दौरान परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? वो नेट्स में परफ़ॉर्म नहीं करते हैं, वो नेट्स में तो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं। और परफ़ॉर्म कहाँ करते हैं? मैच में परफ़ॉर्म करते हैं। मैं एक और एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देता हूँ, जैसे कि एक और क्रिकेटर है कुलदीप यादव। ये हमारी इंडियन टीम का एक स्पिनर है। अब रिसेंट में क्या हुआ कि इसको टी20 जो क्रिकेट जब खेलता था, तो इसके बहुत रन पड़ रहे थे, बहुत इसको जो बैट्समैन थे वो पीट रहे थे। तो इसने क्या करा, इसने सोचा कि यार जिस तरह से टी20 जो क्रिकेट है वो बदल रहा है, मॉडर्न क्रिकेट जैसे चेंज हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग मेरे को भी अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लेकर आना पड़ेगा। तो इसने क्या करा कि जो अपनी स्पीड थी ना, जैसे पहले इसकी 90 के आसपास स्पीड थी, तो इसने, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसने अपनी स्पीड को चेंज करके 100 के आसपास ले गया। तो ये चेंज कैसे करा इसने? ये चेंज करा नेट्स में जाकर, मतलब इसने नेट्स में जाकर प्रैक्टिस करी। अब ऐसा नहीं है कि उसने पहले दिन ही जाकर 90 से 100 की स्पीड बना ली होगी। इसकी लाइन लेंथ भी चेंज हुई होगी, क्योंकि उसने अपनी जो यूजुअल प्रैक्टिस है, उससे उसने अगर कुछ हटके करा तो चेंजेस तो आएँगे ना। तो अगर उससे कुछ हटके करेगा तो उसकी लाइन और लेंथ जो होती है वो मतलब अलग होगी। मतलब जहाँ पर ये टिप्पा खिलाना चाहता है 100 की स्पीड पर, वहाँ पर नहीं पड़ा होगा। तो इसने खूब प्रैक्टिस करी और तब जाके इसने वो स्पीड हासिल करी, वो स्किल हासिल करी, वो वैरायटी हासिल करी, जिसकी वजह से अभी ये कुलदीप यादव टी20 में एक सक्सेसफुल बॉलर है। मतलब ये जो क्रिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर कोई भी जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रैक्टिस में जाकर अपनी गलतियों को सुधारते हैं, वहां पर उनकी प्रैक्टिस करते हैं और परफॉर्म कहाँ करते हैं? मैच में करते हैं।
अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? कहाँ पढ़ाई और कहाँ क्रिकेट? तो मैं यहाँ पर क्या लॉजिक देना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरा पर्पस ये बताना है कि जो क्रिकेटर्स हैं, वो नेट्स में जाते हैं अपनी गलतियों को सुधारने और वो परफ़ॉर्म कहाँ करते हैं? वो मैच में परफ़ॉर्म करने को देखते हैं। अब हमारे पास भी चीज़ें सेम ही है। जैसे हमारे पास क्रिकेट के जैसे नेट होता है, वैसे ही हमारे पास में क्या होते हैं? मॉक्स होते हैं। मॉक्स में हमको क्या करना होता है? हमारी गलतियों को सुधारना होता है कि हम अगर कुछ गलती कर रहे हैं, तो उनको सुधार लें और हमको परफ़ॉर्म कहाँ करना होता है? हमको एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करना होता है। जैसे क्रिकेटर कहाँ परफ़ॉर्म करते हैं? मैच में परफ़ॉर्म करते हैं, वैसे हम एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करना होता है हमको। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं हम यहाँ पर ही सेंचुरी मारने को देखते हैं। हम यहाँ पर ही देखते हैं कि यार हमको यहीं पर ही स्कोर करना है। हमारा मेन मोटिव ही यही होता है कि हम अच्छा स्कोर लेकर आए या मॉक जब हम देना शुरू करते हैं तभी पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो ये आती है कि इस मॉक में मुझे अच्छा स्कोर करना है और यहाँ पर हमसे जो गलती है ना सबसे बड़ी वो यहीं पर हो जाती है। अब ये सबसे बड़ी गलती क्यों है? क्योंकि यही चीज़ हर चीज़ का रूट कॉज़ है। जो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं उन सब का रूट कॉज़ जो है वो है हमारी मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे देखो अगर आपने सोचा कि इस मॉक में अच्छा स्कोर करना है, तो अच्छा स्कोर करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन्स ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चन्स को हमें ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, तो हमें क्वेश्चन्स को जल्दी-जल्दी करना होगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास में अनलिमिटेड टाइम है। जब लिमिटेड टाइम है, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन्स को बढ़ाने के लिए हर क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा। अब जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन्स को जल्दी से पढ़ते हैं और इसी चक्कर में कभी-कभी सवाल हमको सब प्रॉपर्ली समझ ही नहीं आता और हमको उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। कभी-कभी इस चक्कर में हम लोग आधा पढ़कर ही सॉल्व करने लग जाते हैं क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि यार इस सवाल में ये पूछा होगा और फिर बाद में पता चलता है कि यार इसमें तो कुछ और पूछा था। फिर सवाल को जल्दी पढ़ने के बाद में हम सवाल को जल्दी सॉल्व भी करने लगते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग आपको कैलकुलेशन शीट देते हैं। अब आप लोग कैलकुलेशन शीट को वहाँ पर सॉल्व तो कर लेते हैं और यहाँ पर आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जब बात आती है कि आपको ये चीज़ मॉक में इम्प्लीमेंट करनी है, तब आप वहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कोई भी नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अगर हमको सीखना है, तो उसमें टाइम लगता है। और हमारे पास मॉक में क्या नहीं होता है, टाइम नहीं होता है क्योंकि हमको जल्दी-जल्दी करना होता है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग जो कैलकुलेशन तो करते हैं, जो कैलकुलेशन जो हमने नए मेथड बताए उनको तो करते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं सीखते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसमें हमने नई ट्रिक सीखी है कि यार इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन जब हम जल्दबाज़ी करते हैं, तो हमें ये ट्रिक ध्यान ही नहीं आती है। क्यों ध्यान नहीं आती है? क्योंकि हमें जल्दबाज़ी करनी होती है और ट्रिक के लिए हमें कुछ रटना भी पड़ता है। जैसे कोई स्पेसिफिक मेथड होता है कि आपको इस सवाल को इसी तरीके से करना होगा। तो वो जो तरीका है, वो आपको रटना पड़ेगा और रटने वाली चीज़ें हमारे दिमाग में इस टाइम नहीं आती है। मतलब अगर हम जल्दी-जल्दी किसी चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नई चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। चाहे वो कैलकुलेशन आपने अगर कुछ चीज़ें सीखी हों या फिर कोई ट्रिक सीखी हो, तो आप यहाँ पर उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। और जब आप इन सब चीज़ों को मॉक में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे, तो भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप एग्ज़ाम में ही उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे, तो यहाँ पर इन कैलकुलेशन शीट को सीखने का या फिर कोई क्वेश्चन की नई ट्रिक सीखने का मतलब क्या रह जाता है, जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएँगे एग्ज़ाम में। फिर हम जल्दबाज़ी में सॉल्व करके और जब आंसर मार्क करने जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम ये नहीं देखते कि एक्चुअल में सवाल में पूछा क्या था। हम जल्दी से जो हमारा आंसर आता है, उसको मार्क करके आगे चले जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उस टाइम रूट एक्स पूछा होता है सवाल में और हमने क्या करा एक्स की वैल्यू निकाल के तुरंत मार्क करके वहाँ से आगे निकल गए। अब ऐसे में हम मॉक देना तो शुरू करते हैं कि इस बार मार्क्स अच्छे लेकर आएँगे, लेकिन हमारे मार्क्स आते उतने हैं जितने पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी इन चीज़ों पे काम ही नहीं करा और जब इन चीज़ों पे काम नहीं करा तो आपकी सुधरेंगी कैसे ये चीज़ें? तो ह आपका जो स्कोर है हमेशा वैसा ही रहेगा जो आपका पहले आता था। और जब आपका स्कोर उतना ही रहता है जितना पहले रहता था, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्कोर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है? लेकिन आपको कौन समझाए कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? जब आप सेम मिस्टेक बार-बार रिपीट कर रहे हैं तो।
तो ये जो मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच है, इसमें हम लोग मॉक देते टाइम गलतियाँ तो करते ही हैं, साथ में हम लोग नई चीज़ भी नहीं सीख पाते हैं। अब कुछ लोगों का आर्गुमेंट ये रहता है कि चलो सर, आप तो कह रहे हो कि मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मार्क्स अच्छे आएँगे तो हम मोटिवेटेड तो रहते हैं ना। तो इसमें मेरे को आप एक चीज़ ये बताओ, जैसे मान लेते हैं कि आपने 10 मॉक दिए, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे मॉक होंगे जिसमें आपके आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मार्क्स आएँगे? मुश्किल से 2 या मैक्सिमम 3 मान लेते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि 2 मॉक में भी आपके आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये जो बचे 7 मॉक है, उनमें तो आपके मार्क्स कम ही आएँगे ना। मतलब 10 में से 2 या 3 मॉक्स में आप खुश रहेंगे, बाकी जितने भी मॉक्स हैं, उनमें आप डिमोटिवेटेड ही फ़ील करेंगे। तो जब आपको मोस्टली डिमोटिवेटेड ही रहना है, तो फिर इस अप्रोच का मतलब क्या है? मतलब ये अप्रोच आपको कुछ भी नहीं सिखा रही है सिवाय डिमोटिवेटेड करने के। क्योंकि ना तो आपके मार्क्स बढ़ रहे, आपके मार्क्स भी उतने रह रहे हैं, और मार्क्स जब उतने रह रहे हैं तो आपको ये आ रहा है कि यार मेरे मार्क्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं? और जब लगातार सेम चीज़ें रहती है तो आप और डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं। बट फिर कुछ और लोगों का ये भी कहना रहता है कि मार्क्स मॉक्स में मार्क्स आएँगे, तभी तो एग्ज़ाम में मार्क्स आएँगे। तो मैं आपको बताऊँ कि एग्ज़ाम में मार्क्स तब आएँगे जब हम अपनी गलतियों पे काम करेंगे, और जब आप अपनी गलतियों में काम ही नहीं करेंगे तो आपने मार्क्स कहाँ से आएँगे? लेकिन हम लोग बस इसी बात में लगे रहते हैं कि मार्क्स कैसे आएँ और मार्क्स को कैसे बढ़ाएँ। लेकिन इसमें देखो, आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। हमको दिखाया और सिखाया भी यही जाता है यूट्यूब पर। सब लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हैं कि बस ये कर लो, आपके 110 से यहाँ पर उसको रेड क्रॉस कर देंगे और 160 में वहाँ पे ग्रीन के टिक मार देंगे, और आपको बताएँगे कि ऐसे ये सब चीज़ें कर लो, आपके 110 से 160 मार्क्स आ जाएँगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पहले गलतियाँ तो इनकी दूर कर लो, नंबर तो अपने आप आ जाएँगे जब गलतियाँ दूर हो जाएँगी तो। अब मैंने आपको जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज़ बताया कि रूट कॉज़ क्या है, अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताता हूँ कि इनके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी कि प्रॉब्लम का रूट कॉज़ क्या है, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी पता चल गया होगा कि हमको इस मार्क्स ओरिएंटेड अप्रोच को खत्म करना होगा। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि हम मॉक देने से पहले कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमको मार्क्स लाने हैं। हमको ये सोचना है कि हम इस मॉक में हमारी सिली मिस्टेक्स को कैसे दूर करें, उनको कैसे कम करें। अब सिली मिस्टेक्स कैसे कम होगी? तो जैसे आप मॉक देते हैं, ठीक है? और मॉक के दौरान आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन मॉक देने के बाद में आपसे वो क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? जबकि आपको सवाल तो आता है, लेकिन सवाल आपसे यहाँ नहीं बना और यहाँ पर बन गया। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या डिफरेंस है? इन दोनों सिचुएशन में केवल एक डिफरेंस है, वो है प्रेशर। और प्रेशर किस चीज़ का? प्रेशर है मार्क्स का। क्या क्योंकि आपको मार्क्स ज़्यादा लेकर आने हैं, इसी वजह से आप यहाँ पर जल्दबाजी कर रहे हैं, हड़बड़ी कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या है? मॉक देने के बाद में आपके पास में किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, ना ही आपको किसी चीज़ की जल्दबाज़ी है कि भई मेरे को जल्दी-जल्दी सॉल्व करना है। तो आपका दिमाग यहाँ पर क्या रहता है? काम रहता है, शांत रहता है। आपके दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, जबकि यहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर रहता है। तो ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो आपके पास में कामनेस है, अगर इस चीज़ को हम मॉक देते टाइम इम्प्लीमेंट कर दें, तो हमारे साथ में ये सब गलतियाँ नहीं होंगी। मतलब जब आप शांत होकर मॉक देंगे, जब आप जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। और जब आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, एक बार में ही वो सवाल है, वो आपके समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने शांति से उसको पढ़ा है। आपको फिर से उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप इस टाइम अपना टाइम भी बचा लेंगे, उसको दोबारा पढ़ने का जो टाइम लगता है वो। और आपको ये भी ध्यान रहेगा कि इस सवाल में रेडियस पूछा है या फिर डायमीटर पूछा है, फिर रूट x की वैल्यू पूछी है, फिर x की वैल्यू पूछी है। सवाल अगर अच्छे से पढ़ेंगे और जो दिमाग है वो काम रहेगा, तो आप सवाल को क्लैरिटी से समझ भी पाएँगे कि इस सवाल में पूछा क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है। और जब सवाल की अगर वो लैंग्वेज को घुमा दे, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस सवाल को कैसे करना है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम काम होकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो उसको भी थोड़ा शांत होकर कैलकुलेट करेंगे, तो इस टाइम भी हमसे कोई गलती नहीं रहेगी। तो हमारी अगर सारी प्रॉब्लम्स का कोई एक रामबाण इलाज है, तो वो है कामनेस। और वो तब आती है जब हम किसी चीज़ का अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेते हैं, जैसे कि मार्क्स का।
और ये कामनेस को अगर हम यहाँ पर सीख गए, मतलब मॉक में अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सीख गए, तो ये चीज़ हम एग्ज़ाम में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक एस्पिरेंट फेस करता है, प्रेशर, वो चीज़ भी हम टैकल आराम से कर पाएँगे। लेकिन हम लोग मॉक में ही सेंचुरी मारने का सोचते हैं, तो हम ये सब चीज़ें कैसे सीखेंगे? अब ऐसा नहीं है कि ये जो कामनेस है वो आप 1 मॉक में सीख जाएँगे, नहीं। आपको ये सब सीखने में टाइम लगेगा, 15 से 20 मॉक की प्रैक्टिस जब आप करोगे, तब थोड़ा समझ में आने लगेगा कि हाँ, ऐसे शांत होकर देना है। क्योंकि हमारी जो जल्दबाज़ी वाली आदत है, वो ऐसे ही नहीं जाती है। जैसे भले ही शुरू में हम लोग ये सोचकर मॉक शुरू कर दें कि भई मेरे को शांत होकर मॉक देना है, लेकिन जब लास्ट के 5 से 7 मिनट बचते हैं और उस टाइम आपको 3 से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तब हम पैनिक मोड में आ जाते हैं और उस टाइम हम सबसे ज़्यादा प्रेशर फ़ील करते हैं और उस टाइम हमारा दिमाग जो होता है बिल्कुल चोक हो जाता है और हम मुश्किल से इन 3-4 क्वेश्चन्स में से 1 या 2 क्वेश्चन ही बना पाते हैं और उनमें भी हम गलतियाँ कर देते हैं। तो ऐसे में जब आपके साथ में ये सिचुएशन है, तो आपको क्या करना है, आपको मॉक को चलते देना है और आप 30 सेकंड के लिए आपको अपनी आँखें बंद करनी है और खुद को बोलना है कि मेरे को ये मॉक काम होके देना सीखना है और काम होके मॉक दूँगा, तो अगर इनमें से मेरे से अगर एक सवाल भी बनता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रेशर में नहीं आकर काम होके दूँगा और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को सीख जाएँगे, काम होने को सीख जाएँगे, तो आप आराम से इन 5 मिनट में ही सारे के सारे सवाल बिल्कुल करेक्टली बना पाएँगे। लेकिन इसके लिए आपको इसको इम्प्लीमेंट करना सीखना होगा, जो कि एक मॉक में नहीं होगा। आपको बहुत सारे मॉक में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करना होगा, तब जाके आप इस चीज़ को सीख पाएँगे। अब मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों को ये फ़ील हो रहा होगा कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन मेरा यकीन करो, अगर आपने ये चीज़ सीख ली, तो आपको इस बार एसएससी सीजीएल 2026 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे पेपर कैसा भी आए, आप हर चीज़ के लिए तैयार रहोगे। ठीक है? अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ के बारे में और बात करनी है, जिसको आपको सीखना चाहिए और वो है मेंटल टफनेस। अब ये क्या होती है, इसको मैं आपको भी एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने सीजीएल मेंस 2023 का जब मैं पेपर दे रहा था, तो मैंने स्टार्ट करा था कि जैसे मेंस में पेपर में क्या होता है, पहले सेक्शन 1 लगता है, ठीक है? इसमें 60 मिनट हमको मिलती है, जिसमें से रीज़निंग के 30 क्वेश्चन होते हैं और मैथ के भी 30 क्वेश्चन होते हैं। तो क्या हुआ कि शुरुआत में मैंने रीज़निंग से शुरू करी, ठीक है? तो रीज़निंग के शुरू के 3 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने और इसके चलते मेरे साढ़े 4 मिनट के आसपास खराब हो गए, ठीक है? अब ये क्वेश्चन अगर मैथ के होते तो मैं समझ लेता कि यार मैथ थोड़ी-सी टफ है, कोई बात नहीं है, आगे क्वेश्चन आराम से मिल जाएँगे। लेकिन ये 3 क्वेश्चन किसके थे? रीज़निंग के थे। अब रीज़निंग तो सभी बना लेते हैं, तो मेरे को ये लगा कि यार मैं रीज़निंग के क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ और इसमें ऐसा सोचते-सोचते मेरे 5 मिनट आराम से निकल गए थे। तो अगर मेरी जगह कोई दूसरा इंसान होता, दूसरा एस्पिरेंट होता, तो वो इस 5 मिनट के चक्कर में पूरा पेपर खराब कर लेता। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने ये सोचा कि अब देखो ये जो 5 मिनट निकल गए हैं ना मेरे, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मतलब मेरा सिलेक्शन इन 5 मिनट की वजह से डिसाइड नहीं होगा कि मैं सेलेक्ट होऊँगा कि नहीं होऊँगा। मेरा अगर सिलेक्शन होगा तो किन वजह से होगा कि जो 55 मिनट मेरे पास में बचे हैं, उनकी वजह से मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये 55 मिनट डिसाइड करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि यार जो हो गया उसको मैं जाने देता हूँ और मेरे पास में जो 55 मिनट बचे हैं, इनको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करता हूँ। अगर इनको इन इन 55 मिनट में अगर 55 क्वेश्चन भी मैं कर पाया, तो भी वो सफिशिएंट है। मैं इंग्लिश में, क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो मुझे ये था कि मैं इसको कवर कर लूँगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ से इस 6 छठवीं मिनट से चीज़ों को शुरू करा और क्वेश्चन नंबर 15 के जो रीज़निंग का क्वेश्चन नंबर 15 था, वहाँ से शुरू करा, क्योंकि मेरे को लगा कि शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन अगर टफ आ रहे हैं, तो हो सकता है टफ आएँ, तो मैं बीच में से शुरू कर देता हूँ। और यकीन मानिए मैंने इन 55 मिनट में पूरे जो 57 से 58 क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे मैंने बना लिए थे और मेरे जो रीज़निंग था, उसमें मेरे 82 मार्क्स थे और मेरे मैथ्स में 87 मार्क्स थे उस मेंस के अंदर और इस मेंस में मेरे को प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला था सीजीएल 2023 के थ्रू। तो आप को मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई दूसरा एस्पिरेंट इन 5 मिनट की वजह से अगर यहाँ पर क्या करता, वो अपना पूरा पेपर खराब कर लेता। लेकिन अगर आपके पास में मेंटल टफनेस है, आपको ये सोचने का अगर अपने अंदर वो एक स्किल है ना कि यार अगर ये जो टाइम खराब हो गया, अगर वो निकल गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास में आगे का जो टाइम बचा है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक के दौरान ही सीखनी होती हैं।
आपको ये चीज़ कोई सिखाएगा नहीं या फिर इसके लिए कोई रूल बुक भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको ये खुद से सीखनी होती हैं और ये चीज़ें मेरे काम में आई हैं। मेरे को इन्हीं चीज़ों ने मेरे को मेरा जो 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे मैं बहुत बार बताता हूँ कि मेरा सीजीएल में शुरू के 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, मेरा 3rd अटेम्प्ट में जाकर हुआ था। तो ये 2 अटेम्प्ट में मैंने यही चीज़ें सीखी हैं कि यार अपन खुद को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नॉलेज काफ़ी नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस एग्ज़ाम में आपको हेल्प करती हैं। जैसे इनमें वन ऑफ द चीज़ थी क्या? टफनेस, कि आपकी मेंटल टफनेस होनी चाहिए और यही रीज़न था कि मैं एसएससी सीजीएल 2023 में सिलेक्शन ले पाया। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर उनके सामने ये सिचुएशन आएगी तो वो इस सिचुएशन से पार नहीं कर पाएँगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो उन 5 मिनट के चक्कर में पूरा पेपर वो अपना बिगाड़ लेंगे। ठीक है? तो यही सब चीज़ें मेरे को इस वीडियो के थ्रू आपको बतानी थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर किसी ने अगर इस वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं आप चाहता हूँ कि आप कमेंट करके मेरे को बताएँ कि मैंने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको इस चीज़ से, इस वीडियो से हेल्प मिली है कि नहीं मिली। अब देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि कोई भी इंसान अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उसको इस सीजीएल में कोई नहीं रोकने वाला है, अगर वो इस चीज़ को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करता है तो। ठीक है? आपको ये चीज़ ना तो यूट्यूब पे कोई बताएगा, ना ही आपको ये चीज़ें कहीं पे लिखी हुई मिलेंगी कि आपको ऐसे-ऐसे चीज़ें करनी चाहिए, कि या फिर आपको काम होकर देना चाहिए। कोई भी नहीं बताता है, कोई किसी भी यूट्यूबर का आप चैनल उठा के देख लीजिए। लेकिन ये चीज़ें मैंने मेरे प्रिपरेशन के दौरान सीखी हैं, वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो रिपीटर्स हैं, वो इस चीज़ को सीखें और इस एसएससी के जाल से यहाँ से निकलें। तो इसी नोट के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।